हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मेरे भाई आपको मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करने वाला हूं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 की क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस क्लास के बाद उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया है उन सभी क्वेश्चंस को जरूर कवर कर लीजिएगा। देखिए, हर क्लासेस की तरह मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में मैं आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी नोट कराऊंगा। सारे फैक्ट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसके बाद मेरे भाई आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी यहां पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लासेस आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और क्लासेस को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलती है। आइए फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस देखिएगा क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चंस है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत को जीता। तो ये स्टार लगाइए, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चंस कहता है क्या कि दिल्ली में किस सुल्तान ने, ठीक है, किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत को जीता था। तो मेरे भाई यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दक्षिण भारत को पहली बार जीता गया था। दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, किसके नेतृत्व में आक्रमण किया यह भी याद रखिएगा। तो याद रखिए क्या कहते हैं, मलिक गफूर के, ठीक है, मलिक गफूर के नेतृत्व में, मलिक गफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, तो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था और विजय प्राप्त किया गया था। कब किया गया था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1310 से 1311 के दौरान जो है यह आक्रमण हुआ था और विजय प्राप्त की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में शासकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल शासक जो दिल्ली सल्तनत में हुए वह 5 शासक हुए। कितने शासक हुए? 5 शासक हुए। यदि फिर यहां से पूछ लिया जाए आपसे कि दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे सुंदर शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे सुंदर शासक था मेरे भाई वह कौन था, तो रजिया सुल्तान था। ठीक है, याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे सुंदर शासक था। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है आपका कि विजयनगर राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। तो विजयनगर जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। कब किया गया था, तो 1336 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1336 ईस्वी में किया गया था। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर नोट करिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सीधा कहोगे हरिहर प्रथम। क्या था भाई? हरिहर प्रथम, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो आपको याद रखना है 1336 से लेकर 1356 तक, कुल मिलाकर 20 साल तक इन्होंने क्या किया, तो क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। और यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करिएगा, ये जो हरिहर प्रथम थे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी, यह राजधानी कहां बनाया, तो नोट करिएगा हम्पी। कहां पर? हम्पी में इन्होंने क्या किया, तो अपनी राजधानी बनाया। इतने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस पर। आप लोग शेयर करते जाइए, जितने भी स्टूडेंट आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा मिल सके। स्टार लगाइए, क्वेश्चन छपने वाला है तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तारीखे फिरोज शाही के जो लेखक थे मेरे भाई कौन थे, तो जियाउद्दीन वर्नी थे। कौन थे? जियाउद्दीन वर्नी थे। और देखिए यहां पर जो है तारीखे फिरोज शाही, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहासों का वर्णन। किसका वर्णन किया गया है? दिल्ली सल्तनत के इतिहासों का वर्णन तारीखे फिरोज शाही में किया गया है। यदि मैं बात करूं तारीखे फिरोज शाही को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है, तो आपको याद रखना है 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। फिर मैं यहां से पूछूं आपसे कि जियाउद्दीन बर्नी जो थे या किसके समकालीन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि जियाउद्दीन बर्नी जो थे मेरे भाई या मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किसके, तो मोहम्मद बिन तुगलक। नोट करिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद मेरे भाई और कौन थे, तो और याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इन दोनों के क्या थे, तो समकालीन थे। इन दोनों के क्या थे? समकालीन थे। यदि मैं बात करूं जियाउद्दीन बर्नी की, तो जियाउद्दीन जो बर्नी थे मेरे भाई या क्या थे, तो मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। क्या थे? मुस्लिम राजनीतिक विचारक। नोट करिएगा मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। और यह किसके समकालीन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इतने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपको नोट करके रखने हैं। इसके बाद देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है
है कि दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। यह भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। और मेरे भाई आपको याद रखना है कि इब्न बतूता जो थे मेरे भाई, या इब्न बतूता किसके शासन काल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करेंगे। इब्न बतूता जो है यह कहां के यात्री थे, तो मेरे भाई मोरक्को के यात्री थे। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कहां के यात्री थे, मोरक्को के यात्री थे। और यह कब भारत आता है, तो 1333 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1333 ईस्वी में यह भारत आता है। भारत में यह कितने वर्षों तक रहता है, तो 15 वर्षों तक भारत में रहता है। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक भारत में रहता है। यदि मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, यह इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया, तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत के काजी पद पर। किस पद पर, दिल्ली सल्तनत के काजी पद पर, या फिर कहो तो न्यायाधीश के पद पर। किस पर, न्यायाधीश के पद पर इन्हें नियुक्त किया। ठीक है, इतने सारे फैक्ट नोट करने हैं। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि युद्ध विजय से संबंधित कर कौन सा है, इसमें से स्टार लगाइए। क्वेश्चन, युद्ध विजय से संबंधित जो कर है मेरे भाई वह खम्स कर है। कौन सा कर है, खम्स कर, जो कि युद्ध विजय से संबंधित है। इसके बाद यदि मैं बात करूं जजिया कर किससे संबंधित है, तो जजिया कर धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, धर्म से संबंधित है जजिया कर। इसके बाद मैं बात करूं खिराज कर, तो खिराज कर किससे संबंधित है मेरे भाई, तो यह भूमि से संबंधित कर है। किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित कर है। और मैं बात करूं जकात कर का, तो जकात कर जो है मेरे भाई यह संपत्ति से संबंधित कर है। किससे संबंधित कर है, संपत्ति से संबंधित कर है। और आपका जो ये खम्स कर हो गया, यह युद्ध में लूटे गए, युद्ध में जितने भी सामान लूटे जाते थे, जितने भी माल लूटे जाते थे, उन सभी पर लगाया गया कर कौन सा है, तो खम्स कर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अमीर खुसरो अनुयायी था, तो अमीर खुसरो जो था मेरे भाई यह सेहरावर्दी सिलसिला का अनुयायी था। किसका, सेहरावर्दी सिलसिला का अनुयायी था। आगे देखिएगा, यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी नोट करेंगे। देखिए यहां पर आप नोट कर लीजिएगा कि यदि मैं बात करूं अमीर खुसरो की, किसकी बात करूं, अमीर खुसरो की, तो यह किसके दरबारी कवि थे, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहोगे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे कौन, तो अमीर खुसरो। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना अबुल हसन। क्या है, अबुल हसन, जो कि इसका वास्तविक नाम था। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तोता ए हिंद के नाम से, किसके नाम से, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था, तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुर्क सुल्तानों की राजकीय भाषा क्या थी, तो तुर्क सुल्तानों की जो राजकीय भाषा थी, यहां पर देखिए इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कहोगे सर क्यों, तो देखिए तुर्क सुल्तान जो थी इनका राजकीय भाषा की अगर बात कर लिया जाए तो तुर्की था। और देखिए यहां पर एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यदि बात करा जाए कि तुर्क सुल्तान जो थे इसका दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, कहां पर, दिल्ली सल्तनत में इनकी राजकीय भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत जो था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत में, तो इसकी राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी, इसकी राजकीय भाषा फारसी थी। ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में यदि पूछा जाए तुर्की सुल्तानों की राजकीय भाषा तो फारसी, और अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि तुर्की सुल्तानों की राजकीय भाषा क्या थी, तो तुर्की थी। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है लोदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो लोदी राजवंश जो है यह किसके द्वारा, तो बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, तो 1451 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1451 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। यदि देखिए आप बात कर लेते हैं हम लोदी वंश की, किसकी बात कर लेते हैं, लोदी वंश की। यदि मैं बात करूं लोदी वंश का संस्थापक, तो आपने देख लिया बहलोल लोदी, ठीक है। अगर पूछा जाए लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आपको याद रखना है सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक था लोदी वंश का। इसके बाद प्रथम शासक की बात कर लिया जाए तो बहलोल लोदी, और अंतिम शासक की बात कर लिया जाए तो इब्राहिम लोदी। क्या, अब अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश का, ठीक है। इतना सारा फैक्ट याद रखोगे। यदि मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर बहलोल लोदी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं कि भारत का पहला अफगानी शासन, ठीक है, भारत का पहला अफगानी शासक कौन था, तो मेरे भाई याद रखिएगा बहलोल लोदी। यह जो बहलोल लोदी थे मेरे भाई क्या किए, तो सैयद वंश के एक शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। क्या थे, अलाउद्दीन क्या कहते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, जिसको हराकर इन्होंने क्या किया था, तो दिल्ली सल्तनत में क्या कहते हैं लोदी वंश का स्थापना किया। और लोदी वंश की स्थापना के बाद जो है यह प्रथम शासक थे लोदी वंश का। कौन, तो बहलोल लोदी। आगे देखेंगे मेरे भाई क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वह इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश से संबंधित था, अभी मैंने आपको बताया है लोदी वंश का यह अंतिम शासक था, ठीक है। आगे देखेंगे, आप देखिए इसके
इसके बाद क्या होता है, तो इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को कौन हराता है, तो बाबर हराता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इसको हराने के बाद ये क्या करता है, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में सरकारी कुलीन वर्ग को क्या कहा जाता था, तो सरकारी कुलीन वर्ग को जो है इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्तादार कहा जाता था। अब देखिए यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कराने वाला हूं, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए यहां पर यदि मैं बात कर लूं, ठीक है, क्या कहते हैं सल्तनत काल में जो है, सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो प्रांतों को मेरे भाई सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रांतों को सूबा कहा जाता था। यदि मैं आपसे बात करूं कि दिल्ली सल्तनत जो थे इसमें शहरी प्रशासन, किसकी बात करूं, शहरी प्रशासन की बात करूं, तो शहरी प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता था, तो महापौर होता था। और यह एग्जाम में कई बार आया है, शहरी प्रशासन का अध्यक्ष क्या होता था, तो महापौर होता था, या फिर महापौर की जगह आपसे मेयर पूछा जा सकता है। ठीक है, मेयर दे देगा ऑप्शंस में, तो आपको घबराना नहीं है। यदि मैं बात करूं कि इस काल में जो है सैन्य विभाग, ठीक है, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, तो सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था मेरे भाई, दीवानी आरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवानी आरीज कहा जाता था। और देखिए दीवानी आरीज जो होते थे, इसके अध्यक्ष को यानी कि इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो आरीज ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आरीज ए मुमालिक कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को। आगे देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां पर देखिए कुछ और फैक्ट बनते हैं। वह फैक्ट क्या है, तो यदि मैं बात करूं सल्तनत काल में राजस्व विभाग को, ठीक है, राजस्व विभाग की अगर बात करें तो राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, तो राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था मेरे भाई, यह क्या कहलाता था, दीवान ए अर्ज कहलाता था। क्या कहलाता था, दीवान ए अर्ज कहलाता था। आगे देखेंगे अब एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आज के इस क्लास में क्या करना है, तो मेरे भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सल्तनत कालिक व्यापार एवं उद्योग पर प्रकाश डालिए, या इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल में उद्योगों के उद्भव एवं विकासों को रेखांकित करें। तो सर्वप्रथम यहां पर देखिए जिस तरीके से मैंने आंसर राइटिंग किया है, आपको भी क्या करना है, सेम तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। देखिए यहां पर क्या सल्तनत काल में व्यापार एवं उद्योग के बारे में सबसे पहले आपको बताना है। तो सल्तनत काल में जो था मेरे भाई, व्यापार का विकास जो है आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर में जो है कपड़े का उद्योग एवं सोना चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। बंगाल के ढाका जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, एवं सोना गांव जो कि मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में क्या होता है, तो वस्त्रों के निर्माण की तकनीक जो है, इसके तकनीक में क्या होता है, तो मुसलमानों के द्वारा, किसके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में क्या हुआ, तो बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिला। और उस काल में भारतीय वस्त्र जो है यह चीन को निर्यात किए जाते थे। चीन में यहां से क्या किया जाता था, तो वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, क्योंकि उस समय तो क्या कहते हैं, वायु मार्ग, हेलीकॉप्टर वगैरह जो है, वायुयान वगैरह तो नहीं होता था, तो जल एवं थल माध्यम से, यानी कि कहते हैं समुद्र मार्ग से, या फिर क्या कहते हैं थल मार्ग से, यानी कि भूमि मार्ग से किया जाता था। भारत से चर्म एवं धातु से बनी हुई वस्तुएं, फारसी डिजाइन वाले गलीजे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, इसके बाद कांच का बर्तन, बहुमूल्य धातुएं एवं चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी से बर्तन का आयात होता था। ये सब भारत में आते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखने हैं। प्रारंभिक काल में जो है, प्रारंभिक काल से भारत की जो जनसंख्या है, इसका अधिकतम व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। ठीक है, अधिकतम लोगों का व्यवसाय कृषि था। भारतीय आबादी जो है लगभग 60% से अधिक जो था, यह फसलों के उत्पादन में शामिल थी। इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। जब आप इस तरीके से एग्जाम में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाकर लिखते हो, और अंत में सबसे बड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि निष्कर्ष तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष जैसे आप लिखते हो तो आपकी आंसर राइटिंग जो है ये काफी ज्यादा यूनिक हो जाती है। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करोगे। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको जो है ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लासेस के बाद जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासेस अगर आपको ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो बस एक छोटा सा ही तो काम करना है आपको। चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।